तो नमस्कार। आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 8 का पहला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले टेस्ट नंबर 7 तक टेस्ट सीरीज हो चुका है, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो वह है आपके सरदार सरोवर सिंह समिति। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्योंकि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान 1975 से लेकर 77 तक मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार सरोवर सिंह समिति की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की समितियों एवं उनके अध्यक्ष में कौन कौन सी सुमेलित नहीं है? एक साइड आपका है समितियां, एक साइड है आपका अध्यक्ष। इसमें पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। ये संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सुमेलित है। मौलिक अधिकार उप समिति जो है एच.सी. मुखर्जी जो है, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि एच.सी. जो मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, इसलिए गलत है। क्रांति संविधान समिति जो है सरदार पटेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को कौन हल करता है? तो है आपके उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। क्योंकि भारत के राष्ट्रीय या अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति कितने आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है अंतिम निर्णय होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इसका आंसर वो आपका है 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता को संशोधित किया गया और भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई है, ठीक है। 1921 में पिंगली वकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइन का प्रस्ताव भी रखा था, ठीक है। कब? 1921 में। किसने किया था? तो पिंगली वकैया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई है? तो है आपके डी, एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। कब? 1986 में राजीव गांधी द्वारा नियुक्त की गई थी। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर समिति का गठन किया गया था। इस समिति की प्रमुख सिफारिश से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्रदान करना, पंचायती राज निकायों के लिए नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, गांव में न्याय पंचायत की स्थापना, ग्राम सभा पर जोर, पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति पद कौन संभालता है? तो है आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन है। अधिनियम 1969 में के अनुसार जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की कार्य का वहन करते हैं। आज तक भारत में एक बार ही ऐसा हुआ है, ठीक है। कितने बार? एक बार। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद कार्यभार न ले पाए तो उन भाग में संदर्भित वरिष्ठतम न्यायाधीश वक्त कार्य का निर्वहन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1953
में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके ए न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जो है कौन किया था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। इस आयोग के दो अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे? एच.एन. कंजूरू और के.एम. पडिक्कर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951 में, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 372 और 376 में संशोधन किया गया है। ठीक है, साथ ही संशोधन के माध्यम से भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, और साथ ही अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो ये थे आपके 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, कब? 1976 में। बयालीसवें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदलने का प्रयास भी किया था। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था। ठीक है, और अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 3 नए DPSP जोड़े गए थे। संसद और उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन हुआ था। अनुच्छेद 323A और 323B व भाग 14A को भी जोड़ना परिवर्तन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए आपके बी अनुच्छेद 40। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन बात की गई है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया था? ये थे आपके बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत की किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? तो पहला, यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होती है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, दूसरा आपका है, जब राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो अनुच्छेद 365 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? वो है आपके लोकसभा के, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 75(3) में के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो है आपके 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। यह संशोधन 1976 में, कब? 1976 में आपातकाल के दौरान 1975 से लेके 1977 तक। ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है इसको।
क्योंकि इसके द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना को बदलने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। एक साइड आपका है समिति आयोग, दूसरी साइड है आपका संबंधित विषय। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित किससे है। ठीक है, जैसे आपका पुच्छी आयोग किससे रिलेटेड है आपका, तो पुच्छी आयोग आपका है केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, उसके बाद जस्टिस ए के माथुर आयोग किससे रिलेटेड है, तो ये आपका है 7वां वेतन आयोग। ठीक है, इसे के संथानम समिति किससे रिलेटेड है, तो ये आपके हैं सीबी के स्थापना। एन ओहरा समिति किससे रिलेटेड है, तो ये आपके हैं अपराधियों के साथ राजनेताओं के संबंध। ठीक है, इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है डी। अगला क्वेश्चन आपका है बोडो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जो इसका आंसर होगा आपका है, अच्छा इसके हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर का चयन करें इसमें से। ठीक है, यह असम की आधिकारिक भाषा है तो सही है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है, ये भी सही है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी सही, तो इसके हिसाब से आंसर जो है आपका डी होगा। ठीक है, क्योंकि बोडो भाषा को असम में 1986 में, कब 1986 में अविभाजित गोलवार जिले में आधिकारिक सहयोगी भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2020 से इसे पूरे असम में सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा भी मिला है। ठीक है, और 2003 में इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली 22 भाषाओं में पहली आदिवासी भाषा भी है। ठीक है, बोडो आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई। दूसरा, यश के धर आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्यों के गठन के पक्ष में था। इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका है न फर्स्ट न सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी है, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का मांग स्वतंत्रता समिति से पुरानी है। ठीक है, प्रारंभ नहीं होती, इससे पुरानी भी है। यश के धर आयोग का गठन जो है जून 1948 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि प्रांतों के गठन का आधार जो है भाषाई न होकर प्रशासनिक होना चाहिए। ठीक है, भाषाई आधार पर नहीं, किसके आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, इसलिए गलत है ये भी। और ये जो मांग स्वतंत्रता की प्रारंभ हुआ था तो नहीं, इससे पुरानी भी मांग हुई थी इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों की उनकी स्थापना के सही कालक्रम के अनुसार सही कूट को चुनिए। इसमें जैसे महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका है सी, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। ठीक है, अब वही पूछेगा इसमें गठन कब कब किसका हुआ था, तो जो केरल का गठन हुआ था आपका 1956 में, कब 1956 में। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का जो हुआ था आपका 1960 में, कब 1960 में। ठीक है, और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश जो आपका है 1970 में, वहीं आपका मणिपुर जो है 1972 में। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। नहीं पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक साइड आपका अनुसूची, दूसरी साइड आपका विषय। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे तीसरी अनुसूची जो है आपका शपथ का उल्लेख है तो सही है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। छठी अनुसूची में विभिन्न अनुसूची क्षेत्र, तो ये गलत आपका है। सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची, ये भी सही है। ठीक है, तो छठी अनुसूची में भारत अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन नहीं किया गया है। छठी अनुसूची में त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण
निम्नलिखित में से किस समिति को सलाह दे सकता है? तो वो है आपके सार्वजनिक लोक लेखा समिति। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सार्वजनिक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अब 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किए जाते हैं। और इस समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से चुना जाता है। कैग इसके वार्षिक प्रतिवेदनों का जांच प्रमुख है, वह सलाह भी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो है आपके सी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं। संसदीय मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गठित हुआ है। वर्तमान में 7 सदस्यीय फोरम कार्यरत है। इसके हिसाब जो आंसर होगा वो आपका है एक, केवल एक सही है। ठीक है, क्योंकि संसदीय फोरम के द्वारा सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जहां वे संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों तथा नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करता है। प्रथम संसदीय फोरम जो है 2005 में जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गठित हुआ है एवं अब तक 8 सदस्यीय फोरम गठित किया जा चुका है। कितना? 7 नहीं, कितना? 8। ठीक है, और सभी फोरम के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल शक्तियों के संबंध में सही नहीं है? राज्य के महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद प्रदान करता है, तो सही है। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, साथ ही उन्हें पद से हटाया जा भी सकता है, तो ये गलत है। नियुक्ति तो करता है, हटाने की प्रक्रिया जो है आपके राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसलिए गलत है। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति करता है, तो भी सही है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है, ये भी सही। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य जहां संवैधानिक तंत्र असफल होने के कारण आपातकाल लगाया गया है, ये है आपके पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पंजाब में 20 जून 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब कुल 8 बार पंजाब के राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? 8 बार। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड आपका अनुच्छेद है, दूसरी साइड आपका विषय है। ठीक है, इसमें कौन सा पूछ रहा है? कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? जिसे अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, सही है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संविधान प्रावधान, ये भी सही है। अनुच्छेद 165 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी सही है। इसके हिसाब से जो है आंसर होगा सी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता का उल्लेख है। ठीक है, इसका महाधिवक्ता का। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम या हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। राज्य के लिए महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा, और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख इस आर्टिकल में तो 178 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए कर रहा है। ठीक है, इसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे रिलेटेड है? तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता है। ठीक है, दूसरा है उसके हिसाब से आपका 1813 चार्टर एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करना। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका बंगाल के
गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है। और 1853 का चार्टर एक्ट किससे रिलेटेड, तो ये आपका है गवर्नर जनरल परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का प्राधिकरण। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक ही हिस्से पर लागू हो सकता है। दूसरा आपका है कैबिनेट से लिखित सिफारिश मिलने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके हिसाब से दोनों आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितने में है, 352 में। ठीक है, के अनुसार बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संपूर्ण देश या देश के एक भाग पर लगाया जा सकता है। इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश के बाद ही करता है। आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित की जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 ली गई है। मताधिकार का विस्तार लिया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी लिया गया, केंद्र में वैध शासन ये भी लिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता ये भी ली गई। तो इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी ली गई हैं जो निम्न है। भारत में संघीय सूची, केंद्र सूची, प्रांतीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो है आपके वैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी सही है। भारत में वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसे संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया था, बल्कि कानून बनाकर यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है। तो यह आपके विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के ज्ञान पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यदि कार्यपालिका के कार्य मूल ढांचे के अनुकूल नहीं होते तो न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। वो है आपके सी, मतलब मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध सही है, छुआछूत का उन्मूलन, उसके बाद अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा, कारखानों और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध। तो इसके हिसाब से जो सही होगा इसका वो है आपके केवल 1 और 4। ठीक है, क्योंकि शोषण के खिलाफ अधिकार जो अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है, तथा मानव तस्करी, जबरन श्रम, कारखानों में और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध आदि इसके अंतर्गत आता है। छुआछूत के उन्मूलन के लिए आर्टिकल 17 का संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। वो है आपके यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौता का परिणाम, ऑप्शन डी है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के साथ किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। यह विशेषता भारतीय संघवाद की नहीं है, जबकि अमेरिका का संघीय स्वरूप वहाँ संघ और राज्य के बीच समझौता का परिणाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है।
तो है आपके आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा है, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। तीसरा है, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। इसके साथ जो आंसर होगा आपका है 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान कर सकता है, ठीक है, इसलिए गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जब कोई विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये आपके उपस्थित और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत शामिल है? वो है आपके बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बाद अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार द्वैध शासन की शुरुआत है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है। तो है आपके बी, इसके हिसाब से जो है ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, क्योंकि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 से ली गई है। द्वैध शासन से आशय दोहरा शासन से है, अर्थात प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा 1909 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई है? वो है आपके ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार किसी विदेशी के लिए उपलब्ध नहीं है? वो है आपके भाषा का अधिकार, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि किसी भी विदेशी नागरिक को भाषा या भाषण देने का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत उपलब्ध नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ एवं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के केसों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया है? तो ये आपके सी, संसद कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। ठीक है, क्योंकि शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस 1951 में हुआ था और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार केस 1954 हुआ। दोनों ही केसों के द्वारा संसद के कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से केस में 24वें संशोधन को चुनौती दी गई थी? वो थे आप केशवा भारती केस, ऑप्शन ए सही है। कब? 1971 में, 19 संविधान संशोधन में तो 24वें संविधान संशोधन में, ठीक है, की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत
ठीक है, तो है आपके डी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 में की गई थी। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। भारत में पहले चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए थे। चुनाव आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साधारण तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो है आपके बी कैबिनेट द्वारा। कैबिनेट कुछ चुनिंदा मंत्रियों को दल होता है जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तथा इसमें 10 से 15 प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है या सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। दूसरा आपका है धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। इसके हिसाब से दोनों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है अभिकथन और कारण। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कारण है यह व्यवस्था 86वें संविधान या संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। तो इसके साथ जो आंसर होगा वो आपका है ए, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या सही कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है एक साइड है सूची, दूसरी साइड है वर्ष, समिति आयोग, दूसरी साइड है वर्ष। ठीक है, इसमें आप पूछ रहा है कौन सा सुमिलित इससे है। जैसे आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग किससे रिलेटेड है, वो आपका है 1966 से। राजमन्नार आयोग जो है आपका है 1969 में। सरकारी आयोग जो है रिलेटेड आपको 1983, कितना 1983। अथुंगा समिति किससे रिलेटेड तो 1998 में। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर जो है आपका सी सही होगा। अब जो 1900 भारत के प्रशासन का सुधार हुआ है इसमें, जैसे आपका प्रशासनिक सुधार आयोग, इसमें प्रशासन का अधिकार कारगर बनाने में संबंधित है। राजमन्नार समिति किससे रिलेटेड है तो 1969 के केंद्र राज्य से विवाद से संबंधित है। ठीक है, सरकारी आयोग एक केंद्र राज्य संबंधों पर कार्य करता है। अथुंगा समिति किस कार्य पर काम करता है तो पंचायती राज पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1996 को पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जनजाति क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए एक निकाय का गठन किया गया था, यही आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि 1996 का पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए किसी भी निकाय के गठन का प्रावधान नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख वहां पंचायत द्वारा की जाती है। 1996 को पेशा अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, किंतु संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित वक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर कितने महीनों तक यदि राज्यसभा कोई निर्णय नहीं लेती है तो वह लोकसभा के पास वापस चला जाएगा, तो वह आपके 6 महीने के बाद। ठीक है, कितने 6 महीने के बाद, क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर धन विधेयक यदि लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है तो यह 6 महीने की अवधि के बाद वह स्वतंत्र ही लोकसभा में वापस भेज दिया जाता है।
इस स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 108। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवाद का निर्णय देने का अधिकार किसके पास है? तो है आपके डी, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी निश्चय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन संसद सदस्य के दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्णय लोकसभा या राज्यसभा के सभापति जिस भी स्थिति हो द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई है? वो है आपके 7। ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए लोकसभा की 7 सीटें का आवंटन किया गया है और साथ ही दिल्ली के लिए राज्यसभा की 3 सीटों का आवंटन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की समिति के या समिति से प्रभाव में रहता है? वो है आपके अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 को जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा के 1 महीने बाद उसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यह न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए लगाया जाता है और इसे हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा कर सकती है? तो है आपके सी, यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे या जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत की जा सकती है यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वो है आपके ए में, यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या जमा धन को खतरा हो। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जा सकती है यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो यह एक उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग या निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन से शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य तो शामिल होते ही हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य ये भी शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका ये तो नहीं, इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है। ठीक है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन इस प्रकार दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषदों को निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य या दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य। इसमें पूछा कौन से शामिल नहीं होते हैं, तो आपका है डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयुक्त सभी सदस्यों के अतिरिक्त राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो ये आपका 123, ठीक है, 123 100 213 में, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 1913 था, क्योंकि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। इन अध्यादेशों का प्रभाव और शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु में प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं। यदि यह अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है। 154 में क्या है? 154 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। और 124 में, इसमें आपका है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो ये आपके अभी आपको जो है वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा डी है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 360 में, ठीक है। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तब वह एक उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो वह आपके पुनर्निर्वाचन आयोग की योग्य, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य है। भारत का राष्ट्रपति पद पर फिर से चुने जाने के लिए कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के नामांकित मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था और राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भाग नहीं लेते हैं, इसकी वजह कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपके ए, ऑप्शन ए, क्योंकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है और महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों के साथ साथ नामांकित सदस्य भी भाग ले सकते हैं और राज्य जो विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य हैं तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होते हैं? तो वह है संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीके बताए गए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव जनता के द्वारा सीधे न होकर परोक्ष विधि से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल ने केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपका अभिकथन, दूसरे साइड आपका कारण। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। दूसरा, क्षेत्रीय परिषद का एक संवैधानिक संस्था है। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है ये सही है, आर गलत, ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का एक संवैधानिक निकाय है न कि संवैधानिक निकाय, ठीक है, इसलिए गलत है। संवैधानिक संस्था है नहीं है, तब क्या है, सामुदायिक निकाय है। एक परामर्शदात्री संस्था है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सलाह देता है कि लेकिन, अब लेकिन में इसमें कौन सा होगा? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद कितने में? 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद भी होगी। अब किस संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया गया है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को किसी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब मंत्रिपरिषद इसे वापस राष्ट्रपति को लौटा दे तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? बच्चों की खतरनाक रोजगार से बचाना, ये शामिल नहीं, बल्कि ये तीनों शामिल है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को खतरनाक रोजगार में बचाना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में, कितना? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो वह आपके एम वीरप्पा मोइली, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि पहला प्रशासनिक आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को हुआ था। अध्यक्ष मोरारजी देसाई बाद में के अनुमंथया अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा काम अंतर्राज्यीय परिषद का नहीं है? तो वह आपके उन मामलों की जांच करना जिनमें संघ का हित हो, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिषद को एक सिफारिश समिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्यहित मुद्दों की जांच और चर्चा करती है। अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में निहित एक गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है। यह परिषद उन मामलों की जांच नहीं करती जिसमें संघ के हित निहित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का शिक्षा पर प्रभाव है? तो वह आपके सी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं। अब इनमें से कौन सा प्रधान शिक्षा पर प्रभाव करता है? तो वह आपके पहला, दूसरा और 5वां। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर सी होगा, क्योंकि अनुच्छेद 45 और 46 शिक्षा से संबंधित है। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 में 51 क के अंतर्गत है, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। 5वीं और 6वीं अनुसूची या अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है? तो वह है आपके सी, द्वितीय अनुसूची। ठीक है, द्वितीय अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान बिना किराए के आधिकारिक निवास और संसद द्वारा निर्धारित अन्य वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है। आश्वासन समिति किसके अंतर्गत कार्य करती है? वो है आपके बी, सदन के स्पीकर के। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि मंत्रियों द्वारा सदन के अंदर दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं एवं वचनों के परिपालन की जांच करना है।
परिपालन कितने समय के भीतर हुआ? परिपालन 3 महीने के भीतर न होने की पर सदन को सूचना देनी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार इस्तीफा दे देती है यदि एक अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो ये आपके लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर विपक्षी दल सरकार को हराने के लिए पेश करता है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। नियम 198 के अनुसार कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरोध में नोटिस दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर 10 दिनों के भीतर पर चर्चा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संसदीय स्वरूप की सरकार में वास्तविक शक्ति निहित है, तो वह आपके कैबिनेट में। ऑप्शन सी सही है। कितना? आर्टिकल 74 गठन बात की गई है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का हिस्सा है जो प्रमुख मंत्रियों से मिलकर बना होता है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। अंततः सरकार की वास्तविक शक्ति कैबिनेट या मंत्रिपरिषद में ही निहित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर असहमति के मामले में गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? वो आपके सी, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। जब किसी विधेयक पर सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वह आपके उच्चतम न्यायालय के पास, या उच्च न्यायालय के पास, या जिला न्यायालय के पास, या राष्ट्रपति के पास। जो इसका आंसर है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है। इसके हिसाब से आंसर बी होगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 कितना, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद और विशेषताएं और देश, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित है? जैसे आपका समर्थित सूची किससे रिलेटेड है? ये आपका है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना है, वह कनाडा से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ये आपका यूके से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया। इसके हिसाब से आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि समर्थित सूची केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से है। एकल नागरिकता संसदीय प्रशासन प्रणाली, कानून निर्णय प्रक्रिया विधि का शासन, न्यायालय के विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद किस कानून द्वारा राज्यों की सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो वह आपके अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है। यूपी पीछे में क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान में नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई विशेषताएं हैं? तो वह आपके दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संबंधित प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली आदि प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है इसके पार्ट 1 में, रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां तथा विशेष सुविधाएं किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त की गई है? तो ये आपके बी, 26वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही इसका। 1971 में 26वें संविधान संशोधन का 1971 में। कृषि वर्ष प्रशासकों की उपाधियों विशेष सुविधाओं का समाप्त कर दिया है।
प्रिवी पर्स जो को समाप्त करने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के तहत सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों के विचार के खिलाफ था। ठीक है, तो दोस्तों टेस्ट नंबर 8 का आज पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 कल से 75 से लेके 150 क्वेश्चन तक करा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे लगातार टेस्ट सीरीज चालू रहेगा। अब यह हाल ही में हम दृष्टि का भी टेस्ट सीरीज लाएंगे और देख पढ़ा ही रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब कुछ भी आपका सुझाव तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।